तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटिंग कार्यक्रम था वो वर्ष 1987 में ये वर्ष 1987 में शुरू किया गया था। तो वहाँ पर परम 8000 नामक सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था और उसके बाद धीरे-धीरे और सारे सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने बनाने शुरू किए और उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने आज उपयोग करना शुरू किया है। तो इस प्रकार से ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं जिसका उपयोग आज हम लोग करते चले आ रहे हैं और वैसे में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये सारे हैं 6.8 पीटाफ्लॉप्स तक की इनकी गति गई है। हालाँकि इस बार हम लोगों ने देखा है कि 1.3 नहीं कहूँगा 13 सॉरी 13.17 पीटाफ्लॉप तक इस बार की हमारी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत। ठीक है, ऐरावत, परम ऐरावत इसका नाम है, परम लिख देता हूँ यहाँ पर। परम ऐरावत नाम का ये सुपर कंप्यूटर है जो कि अभी इस बार की जो सूची आई थी सबसे अभी मतलब हर साल जून जुलाई या अगस्त के महीने में ये नई सूची आई थी। तो इसमें परम ऐरावत जो है, परम ऐरावत 13.17 पीटाफ्लॉप की स्पीड से अब भारत का सबसे सर्वाधिक स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर बन गया है और ये 75वें स्थान पर है। तो आपको लगेगा कि अरे क्या 75वें स्थान पर है, लेकिन 75वें स्थान पर होना भी बुरी बात नहीं है, ठीक है? अगर 1 पीटाफ्लॉप की भी गति रहती तो उसको मैं बहुत ही बेहतरीन गति मानूँगा। तो ये 13.17 पीटाफ्लॉप की गति इसने दिखाई है और अब ये भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर में परम ऐरावत का नाम आ गया और ये 75वें स्थान पर है। तो इसको याद रखेंगे कि अभी ये 75वें स्थान पर है, जो अभी 2023 की जो सूची आई है, 2023 की 2023 की जो सुपर कंप्यूटर की जो सूची आई है तो 2023 की जो सुपर कंप्यूटर की जो सूची आई है उसमें हमने देखा है कि इसका नाम जो है 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये भारत की सबसे तो ये क्या है, ये भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसे आज के दिन में देखा जा रहा है। तो ये याद रखेंगे कि ये हर साल ये सूची बदलती है। तो हर साल मई, जून, जुलाई के महीने में एक बार ये नई सूची आती है और हर बार 5 मतलब विश्व के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, उनकी सूची वहाँ पर लगाई जाती है। तो पिछले साल तो हम टॉप 100 में नहीं थे, इस बार हम लोग टॉप 100 में आ गए और अब हम देख रहे हैं कि ये जो है अब ये नई सूची में अब हम 75वें स्थान पे आ गए। आज तक हमारा कोई भी सुपर कंप्यूटर 75वें स्थान तक नहीं पहुँच पाया है, तो इसे एक अच्छी बात मानी जाएगी कि एक नया अच्छा विकास इसे माना जाएगा। अब भारत की राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी है, जिसे 2015 में स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत नए-नए सुपर कंप्यूटर भारत में भी विकसित किए जा रहे हैं। तो जितने भी इस प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं जहाँ पर हमें अत्यधिक तीव्र गति की आवश्यकता पड़ती है या गति का मतलब हो गया प्रसंस्करण करने की गति, तो वहां पर सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे अनुप्रयोग है जहां पर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे कि क्यों इस प्रकार से इसे यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इसीलिए ये सारी बातें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है? तो ये सुपर कंप्यूटर की बात हो गई। ज के नीचे बिंदु क्यों लगाते हैं? अच्छा, यहाँ तेज़ कह रहे हैं ना, तो
अगर आपको तेज कहना हो तो तेज में ज के नीचे बिंदु नहीं लगेगा, और जब तेज कहना हो तो ज कहने के लिए ज के नीचे बिंदु लगाते हैं। हाँ, अब आगे है क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारा आखिरी जो टॉपिक है इस अध्याय का वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? क्वांटम कंप्यूटिंग का अर्थ है जहां पर, इस तरह से लिख सकते हैं अंग्रेजी में, क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग जहां पर हम, जो क्वांटम यांत्रिकी होती है, तो क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम भौतिकी के जो सारे गुण होते हैं या उसकी जो अवधारणाएं होती हैं, उनका जहां पर उपयोग किया जाए, उनके प्रयोग द्वारा जब हम कंप्यूटर चलाने की कोशिश करते हैं, तब उनको क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। तो अब जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात यदि हम करें, क्वांटम कंप्यूटर की यदि हम बात करें, तो क्या देखने को हमें मिलता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, कि क्वांटम कंप्यूटर के जो स्पीड होंगे, आप सुपर कंप्यूटर को भी फिर भूल जाएंगे। कि सुपर कंप्यूटर जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 पीटा फ्लॉप और 10 पीटा फ्लॉप और 13 पीटा फ्लॉप कम पड़ रहा था आपको, और 1102 पीटा फ्लॉप की हमने बात की, तो 1102 पीटा फ्लॉप भी क्वांटम कंप्यूटर के सामने फीका पड़ जाएगा। उसके उसके सामने यह धीमा नजर आएगा। इतना तेज हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि जो सामान्य तरीके होते हैं किसी भी कंप्यूटर को बनाने के, उसका उपयोग यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर की अवधारणाएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो, अ, यहाँ पर ये समझिए कि जो क्वांटम भौतिकी होती है, तो क्वांटम भौतिकी अवधारणाओं पर आधारित है। तो ये क्वांटम भौतिकी अवधारणाओं पर ये आधारित है। ठीक है, अवधारणाओं पर आधारित है। अब क्वांटम भौतिकी क्या होती है, किसी को अगर पता हो तो जल्दी से मुझे बताएं, फिर मैं बताता हूं क्वांटम भौतिकी क्या है। भारत में किन किन सुपर भारत में सुपर कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? बहुत सारे क्षेत्र हैं। हमने कृषि के क्षेत्र के लिए इसे बनाया है। हम इसका उपयोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कर रहे हैं। हम इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान लगाने में कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन के लिए कर रहे हैं। हम अनुवांशिकी में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। तो क्वांटम भौतिकी क्या है? हाँ, दीक्षा आपने बिल्कुल सही कहा। सुषमा आप भी सही कह रहे हैं। तो क्वांटम भौतिकी होती है जब हम परमाणु के भीतर का अध्ययन जब हम करते हैं, तो वहां पर क्वांटम भौतिकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो अवधारणाएं होती हैं ये काफी अलग होते हैं, जो हम लोगों को अपने स्तर पर नजर आता है, उस स्तर के मुकाबले जब आप परमाणु या परमाणु के भीतर जाते हैं, तो वहां की भौतिकी बहुत अलग है। वहां की दुनिया बहुत अलग है। वहां की दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग है। और इसीलिए यहाँ पर आप जो करते हैं, यहाँ पर जो हम चारों तरफ अपने देखते हैं, वहां पर वो नहीं होता। और वहां पर जिस प्रकार से हम देखते हैं किसी भी कण को कार्य करते हुए या परमाणु के को कार्य करते हुए, हमारे स्तर पर हमारे स्तर पर आप वैसा होता हुआ सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि ये संभव भी कैसे है? ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो वैसी ही अवधारणाओं पर आधारित जो कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मूल इकाई है, वो बिट ना होकर यहाँ पर क्यूबिट होती है। क्यूबिट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्यूबिट जो है वो क्वांटम बिट है। जैसे सामान्य कंप्यूटर में हम लोग बिट की बात करते हैं कि बिट में जितनी भी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो बिट में होती है। यहाँ पर वो क्यूबिट में होती है, क्वांटम बिट कहते हैं उसको।
तो यहाँ पर जो क्वांटम बिट होता है, याद रखें कि 2 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर ये आधारित होता है। एक को हम लोग कहते हैं सुपरपोज़िशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं एंटेंगलमेंट। तो एक है सुपरपोज़िशन, और दूसरा है एंटेंगलमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं कि आखिर ये सुपरपोज़िशन क्या है और एंटेंगलमेंट क्या है। तो सुपरपोज़िशन में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक उपपरमाण्विक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल एक बार में अलग-अलग स्थानों पर रह सकता है, अलग-अलग ऊर्जा के स्तर पर एक साथ रह सकता है, जो कि हमारे लिए सोचना असंभव है। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक साथ 10 अलग-अलग स्थानों पर हूँ, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे स्तर पर ये संभव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्तर पर या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के स्तर पर, गामा किरणों के स्तर पर, एक्स-रे किरणों के स्तर पर, उस स्तर पर ये संभव है। उस स्तर पर ऐसा हो सकता है कि कोई एक कण अलग-अलग ऊर्जा के स्तरों पर एक साथ रह सके, एक साथ ऊर्जा के सारे स्तरों पर रह सके, तो उसको हम लोग सुपरपोज़िशन कहते हैं। तो हमारे स्तर पर तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं वहाँ पर भी हूँ, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अभी के समय में आपके लिए ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो आपकी स्क्रीन पर हूँ, तो आप स्क्रीन को लेकर के जहाँ बैठे हुए हैं मैं वहाँ पर हूँ। आप अगर दिल्ली में हैं तो मैं दिल्ली में हूँ, आप अगर पटना में हैं तो मैं पटना में हूँ, आप अगर कराची में हैं तो मैं कराची में हूँ। तो आपके लिए तो मैं हर जगह पे एक साथ हूँ। तो ये जो हर स्थान पर एक साथ होने की जो बात होती है, इसी को हम लोग सुपरपोज़िशन कहते हैं। तो हमारे स्तर पर तो ऐसा नहीं होता, परंतु परमाणु के स्तर पर या परमाणु के भीतर जो उप परमाणुविक कण होते हैं, उनमें ऐसा होते हुए हमें नजर आता है। तो उसी को सुपरपोज़िशन कहते हैं। तो सुपरपोज़िशन का अर्थ ये हो गया, जब कोई उप परमाणुविक कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये सुपरपोज़िशन है। ठीक है? ये सुपरपोज़िशन है। तो ये एक सिद्धांत हो गया। तो वही मैं कह रहा था कि अपने स्तर पर तो ऐसा होता नहीं नज़र आता, परंतु परमाणु या परमाणु के भीतर ऐसा होते हुए हम ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है एंटेंगलमेंट। तो आखिर ये एंटेंगलमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये फ़िल्म किसी ने देखा है? जुड़वा फ़िल्म देखा है किसी ने? सलमान खान की जुड़वा फ़िल्म या फिर वरुण धवन की जुड़वा भी अलग से भी एक और फ़िल्म भी आई थी हाल ही में। तो अगर आपने देखा है ये फ़िल्म, तो इसमें एक बड़ी अजीब-सी बात दिखाई गई है कि अगर आप एक सलमान खान को थप्पड़ मारते हैं, तो दूसरे सलमान खान को भी चोट लग जाती है। तो एक भाई को आप अगर थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे भाई को भी चोट लगती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इस प्रकार से कई सारे अलग-अलग बहुत सारी फ़िल्म है जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जिसमें 2 भाई, 2 बहन जो होते हैं वो एक-दूसरे से ऐसे मिले हुए होते हैं कि अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी वही हो जाता है। तो यही है एंटेंगलमेंट। तो हमारे जो बहुत विख्यात बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डेविड धवन, उन्होंने सबसे पहले इसे अपनी फ़िल्म में दिखाया था। तो यहाँ एंटेंगलमेंट का अर्थ यही होता है। एंटेंगलमेंट में क्या हम देखते हैं कि 2 ऐसे कण होंगे जो हालाँकि एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन एक में अगर कुछ भी होता है, एक के जो भी गुण होंगे वो दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो अगर किसी प्रकार का बदलाव एक कण में होगा, तो वो दूसरे कण में भी हमें होता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एंटेंगलमेंट कहते हैं कि एक-दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एंटेंगल हैं। इसीलिए इसको एंटेंगलमेंट कहा जाता है इस सिद्धांत को। तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह में ये सिद्धांत होते हुए हमें नज़र आता है कि एक-दूसरे से अगर दूर भी है, अगर इन दोनों के गुण जुड़े हुए हैं, अगर ये 2 कण ऐसे हैं जिनके गुण जुड़े हुए हैं, तब अगर वो दूर भी हो एक-दूसरे से, तब भी एक-दूसरे से वो हमेशा जुड़े हुए ही रहेंगे। इनके गुण हमेशा एक-दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। इसी को एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसी को एंटेंगलमेंट कहा जाता है।
तो वही जुड़वा फिल्म में भी दिखाया गया कि एक सलमान खान को थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे को भी थप्पड़ पड़ेगा, उसका असर दूसरे को भी दिखेगा, क्योंकि वो जुड़वे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये जो है बड़ा अजीब सा एक सिद्धांत है, लेकिन जो परमाणु का स्तर है उस पर यह होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, वहां पर हमें ये होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एंटैंगलमेंट का अर्थ क्या है। तो एंटैंगलमेंट का अर्थ क्या होता है कि यदि दो कणों के गुण एक दूसरे से जुड़े हों तो एक कण का गुण या उसमें आया बदलाव दूसरे को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंटैंगलमेंट कहते हैं। एंटैंगलमेंट जो है इसका प्रभाव सबसे पहले फिर से वही वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसे देखा था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे सबसे पहले देखा था और उन्होंने इसको बहुत एक अजीब सी घटना बताया था, डरावनी घटना के रूप में उन्होंने इसे इसे समझाया था। तो उन्होंने कहा था ये स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस है। ये शब्द याद रखेंगे क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि एंटैंगलमेंट क्या है, एंटैंगलमेंट है स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, ऐसा इन्होंने कहा था, स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। ये कहा था किसने, ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस है, यानी कि एक दूरी पर एक डरावनी घटना के रूप में इन्होंने इसे कुछ दूरी पर डरावनी घटना के रूप में सबसे पहली बार उन्होंने इसे स्थापित किया था, एंटैंगलमेंट को। और एंटैंगलमेंट से जुड़ा हुआ ही एक नोबेल पुरस्कार भी है जो वर्ष 2021 में दिया गया है। तो वर्ष 2021 का जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार था वो एक प्रकार से एंटैंगलमेंट से जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए समझें कि ये क्या है, और यही दो सिद्धांत हैं, यही दो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये क्वांटम कंप्यूटर कार्य करेगा। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और ये बहुत आसानी से काम करना बंद कर सकते हैं। मतलब थोड़ा भी अगर इनके चारों तरफ जो आपने पर्यावरण बना करके रखा हो, जो होगा, जो वातावरण इनका बना करके रखा होगा, उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, तो फिर हम देखते क्या है, हम देखेंगे कि ये बड़े जल्दी अपने जो भी गुण है उसको त्याग देंगे, जिसको हम लोग क्वांटम विसंगति भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटम डीकोहेरेंस। क्वांटम डीकोहेरेंस कहा जाता है। क्वांटम विसंगति इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने गुणों को त्याग देगा अगर थोड़ा सा भी बदलाव इनके वातावरण में आ गया, तो इसीलिए अगर ऊष्मा है वहां पर या कोई चुंबकीय क्षेत्र बन गया, अगर मान लीजिए कि वायु के कुछ कण होंगे आसपास, तो ये कुछ भी अगर हो तो उससे टकरा करके ये अपने सारे गुणों को ये त्याग सकता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि हमेशा
अतिरिक्त क्यूबिट का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमें 5 क्यूबिट की आवश्यकता है, तो 5 की जगह पे 7 ले जाएँगे, 8 ले जाएँगे, क्योंकि अगर कोई एक क्यूबिट अगर खराब हो जाता है, तो उस क्यूबिट की जगह पे कोई नया क्यूबिट लाकर हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अतिरिक्त क्यूबिट का उपयोग इसीलिए किया जाता है, ताकि हम इसका उपयोग इसमें होने वाली त्रुटियों से हम बच सकें। अगर अनुप्रयोग की बात करें तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग की हमने बात की थी, वैसे ही यहाँ के भी अनुप्रयोग हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी अत्यधिक तीव्र प्रसंस्करण गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से जहाँ पर भी हमें बहुत तेज़ गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय में हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर उतने नहीं हैं। मतलब 1-2 क्वांटम कंप्यूटर हैं जो गूगल ने बनाया है, आईबीएम ने बनाया है, मेटा ने बनाया है। तो इस प्रकार की जो बहुत बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियाँ हैं, उन्होंने 1-2 क्वांटम कंप्यूटर अभी बनाए हैं और उसको भी बहुत ही एक कह लीजिए कि एक प्रकार से अध्ययन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। ये अभी अध्ययन के ही अंतर्गत है और ऐसा कोई बहुत बड़ा सुपर क्वांटम कंप्यूटर अभी तक नहीं बनाया गया है। भारत की भी कोशिश है, भारत ने भी क्वांटम कंप्यूटर मिशन अपनाया है और इसके अंतर्गत हमारी योजनाएँ बनी हैं, जहाँ पर हम इसके अंतर्गत सारा अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2020 के बजट में वर्ष 2020 का जो हमारा बजट था, उसमें इसे 8,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए, ताकि अगले कुछ वर्षों में अनुसंधान एवं विकास कार्य भारत में इस क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर में हो सके। तो प्रौद्योगिकी के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी में और कार्य करने के लिए में अनुसंधान व विकास कार्य के लिए अनुसंधान व विकास कार्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2020 के बजट में दी गई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये सारे जो कार्य हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा भाग था, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो याद रखें कि यहाँ से जो प्रश्न आएँगे ज़्यादातर आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएँगे, मुख्य परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाने की संभावना है। हालाँकि ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाए, हो सकता है कि कल आपको 5G के बारे में 5G के क्या-क्या गुण हैं, 5G के क्या-क्या लाभ हैं, इनके क्या-क्या समस्याएँ हैं इनसे जुड़ी हुई, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न अगर वे चाहें तो बना सकते हैं। हालाँकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस चैप्टर को, इस अध्याय को हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है? तो ये हो गया। अब हम हमारा आखिरी अध्याय बचता है, जो कि है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके पहले अगर कुछ प्रश्न हो, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित तो पूछ लीजिए। क्लास कितने टाइम तक चलेगी? लगभग 3 बजे तक, 3 से सवा 3 के बीच में क्लास खत्म हो जाएगी। आप इसके बारे में जो सुपरपोज़िशन सिद्धांत के बारे में आपका प्रश्न है देवेंद्र, तो सुपरपोज़िशन सिद्धांत में हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जो कण है, वो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हो सकता है। मतलब वो अलग जो ऊर्जा के स्तर हम कह रहे हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए कि अलग-अलग स्थानों पर है, तो वो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ विद्यमान हो सकता है। तो ये जो सिद्धांत होता है, किसी भी परमाणु का, इसको हम लोग सुपरपोज़िशन कहते हैं। अनुप्रयोग सब नोट करने होंगे सभी टॉपिक के? नहीं देखिए, आपसे कभी भी
सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, लेकिन आपसे अनुप्रयोग की सूची आपको दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-कौन से ऐसे अनुप्रयोग हैं, जिनके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अनुप्रयोग में बस इसीलिए मैंने इतना बताया आपको कि इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी हमें बहुत तेज़ गति की आवश्यकता है, जहाँ पर भी हम चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हो पाए, तो वो सारे अनुप्रयोग में आप देखेंगे कि इनका प्रयोग किया जा सकता है। भारत में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं, हम इस पर कार्य कर रहे हैं, अभी तक नहीं। पीटाफ्लॉप्स एक बार फिर बता देने को आप अजय कह रहे हैं, तो पीटाफ्लॉप्स का मतलब हो गया कि पीटा मतलब 10 पे पावर 15, तो 10 पे पावर 15 अगर कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकते हैं, तो उसको 1 पीटाफ्लॉप कहा जाएगा। तो जब हम 1102 पीटाफ्लॉप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1102 इंटू 10 पे पावर 15 कैलकुलेशन 1 सेकंड में हम कर सकते हैं। यहाँ के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच में वो क्वेश्चन नहीं लिए। हालाँकि 1-2 क्वेश्चन है ऐसा जो कि आया है। बिट और क्यूबिट समझा देने ब्रजेश आप कह रहे हैं, तो बिट और क्यूबिट के बीच का जो अंतर है वो ये आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब भी बिट पर कार्य कर रहा होता है कोई कंप्यूटर, तो एक बार में एक ही बिट को देखता है, यानी एक बार में एक ही बिट के समूह को देख पाता है और एक-एक करके सारे बिट के समूह को देखता है। और जब क्वांटम बिट होता है तो वो सारे जो समूह होंगे, वो सबको एक साथ देख सकता है, सुपरपोज़िशन के कारण, एन्टेंगलमेंट के कारण। क्योंकि सारे जो बिट हैं, सारे जो अलग-अलग सारे जो अलग-अलग स्तर हैं, उन सारे स्तरों को एक ही साथ देखा जा सकता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इसीलिए बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि सामान्य कंप्यूटर एक बार में एक ही स्तर को देख पाएगा और क्वांटम कंप्यूटर सारे स्तरों को एक साथ देख लेगा। अच्छा ब्रेक भी चाहिए, कुछ लोग आप लोग पूछ रहे हैं ब्रेक के लिए।